हेलो गाइस, दिस इज उमेश फ्रॉम गूगल केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या होती है, और मैंने बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं सॉलिड हमारे, मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया रहा होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे। तो मैंने कहा था कि जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है वो तो स्यूडो सॉलिड होता है, बट जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये ट्रू सॉलिड होता है। तो मैंने कहा था हमको जो भी स्टडी करनी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक्सप्लेन करके करनी है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप हमको पढ़ना है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है ये और उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देखा था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप भी नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, क्योंकि होता क्या ना, मैं हर चीज़ बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। तो आई होप आप नोट्स बनाते होंगे और आपको समझ में आता होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार समझाएं, आप एक बार पढ़ रहे होंगे फिर नोट्स अलग से बना रहे होंगे। तो साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। ये आप जानते हैं कि ये रियल में सॉलिड होते हैं, ठीक है। इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग टाइम तक होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि आज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल और आयन, इनके बीच में, यानी कि इन सॉलिड के बीच में या तो ये आयन से बने होंगे, या तो मेटल से बने होंगे, या तो एटम से बने होंगे, या तो मॉलिक्यूल से बने होंगे। इनके नेचर के बेस पे, इंटरेक्शन के बेस पे इनको डिवाइड किया गया चार पार्ट में। और वो चार पार्ट कौन से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि आयनिक सॉलिड में हमको क्या क्या पढ़ना है, और सारी चीज़ों का हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे से। दूसरा जो हमारा है मेटालिक सॉलिड, मेरे साथ आप भी लिखते रहिएगा। तीसरा जो हमारा टाइप है यह है कोवैलेंट सॉलिड। और जो हमारा लास्ट है वो क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब एक चीज आप बताइए, आपको ये सब एक बॉन्ड के टाइप दिख रहे होंगे, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो वान डेर वाल्स फोर्स पाया जाएगा। तो देखिए होता क्या है ना, कि मैंने बताया ना कि ये किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा गया कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 प्रकार हैं, बट किस बेस पे हैं, तो आप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एटम और आयन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड क्या है, मेटालिक सॉलिड क्या है, कोवैलेंट सॉलिड क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। एक एक एग्जांपल और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दिस हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए जो हमारा आयनिक सॉलिड है, इसका एग्जांपल अगर ले तो आप कहेंगे NaCl। अब NaCl कैसे आयनिक है, बिकॉज इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो आयन होते हैं। अब आयन कौन कौन से होते हैं, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। अब NaCl की बात करें तो यहाँ पे Na+ होगा, Cl-, यानी कि कैटायन और एनायन मिलके इस सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे टाइप के सॉलिड को हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हम इतने में एक्सप्लेन कर दिया, अभी पूरा कंपैरेटिव डाटा आपको हम देंगे। फिर हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। तो मेटालिक सॉलिड है तो इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें होता है हमारा कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सी फ्लोड, कहते नहीं है कि एकदम फ्लो में एकदम बहते रहते हैं। किसके बीच में, कैटायन के बीच में, यानी कि आयनों के ऊपर सी फ्लड होता है, यानी कि एक पूरा फ्लो होता है इलेक्ट्रॉनों का, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए रहते हैं। ऐसे टाइप के सॉलिड को हम क्या कहते हैं, मेटालिक सॉलिड। इसका एग्जांपल अगर हम कहें तो आयरन 2+ हो गया हमारा, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। अब ये सारे कैटायन ही तो बनाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें सी फ्लड का मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे हमने कहा Fe2+, Fe2+। अब आप सोचेंगे सर इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा। बट होता क्या है ना कि इनके ये फ्री आयन है, यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। हम क्या पढ़ते हैं कि मेटल क्या है, मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दे। तो यहाँ पे आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और होता क्या है ना कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं इनके बीच में। यानी कि मैंने बताया ना कि एक प्रकार से सी क्लाउड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज फॉर्म में होते हैं, सी क्लाउड कहते हैं इसको। तो ऐसे टाइप के सॉलिड को हम क्या कहते हैं, मेटालिक। अब मैंने बताया ना आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी चीज़ ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल को। अब हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा टाइप है कोवैलेंट सॉलिड। अब कोवैलेंट सॉलिड है तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा आयन रहता है, कैटायन और एनायन। यहाँ पे मैंने बताया
कि कैटायन रहते हैं यानी कि मेटल है, और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिलोकलाइजेशन के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड पे, तो यहाँ पे हमारा एटम ही होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में आयन तो रहता नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं, कोवैलेंट बॉन्ड उनके बीच में बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही लेस हो या तो ना हो, अगर है तो पोलर, नहीं है तो नॉन पोलर। हाँ, तो इसमें हमारा एटम रहता है। बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है, मॉलिक्यूल रहता है। अब मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें हमारा कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड से आप लोग अच्छी तरह से परिचित है, क्लास 11th में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो इसमें जो हमारा बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, वांडर वाल फोर्स पाया जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें आयनिक बॉन्ड कहें या हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसी को आयनिक भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, कैटायन और आयन एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, ऐसी कंडीशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा बेसिकली जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये हमारा एग्जाम्पल वहाँ कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो हमारा कार्बन हो गया, यानी कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की तो S8 यानी सल्फर ऑक्टाहाइड्रल हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो गया CO2 H2O यानी आइस फॉर्म में CO2 ड्राई आइस, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। बट अब हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आपको समझने के लिए एक बेस दिया है। तो अगर आपको कंपैरेटिव डाटा तैयार करना है तो आपको एक सबसे पहले टेबल फॉर्मेशन करनी होगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रफ करके टेबल फॉर्मेशन के द्वारा आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके बाद उनका नेचर पढ़ेंगे और सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी उसी में। सबसे पहले तो आप इस टाइप का एक टेबल बनाएं अपने कॉपी में। आप इसको, मैं हट जा रहा हूं, इसको देख के इस टाइप की एक टेबल बनाएं जिसमें हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे और ये हमारे चारों टाइप हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले आप ऐसे एक टेबल आप जनरेट करें। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे और यहाँ पे उनके करेक्टर की किस टाइप की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, यानी कि किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट ये देते हैं, इनमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मैंने बताया ना कि जिससे मिलकर वो मेनली जो उसका मेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो करता है, ठीक है। तो अब हम बात करें आयनिक सॉलिड की, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है, आयन रहता है। अब आयन किस फॉर्म में, भाई कैटायन रहेगा, या तो पॉजिटिव आयन रहेगा या तो निगेटिव आयन रहेगा। अब इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, बस हमको ये जानना है कि आयनिक सॉलिड में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो हमारा क्या है, आयन रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हमारा कैटायन रहता है और कैटायन जो है चारों तरफ से घिरा रहता है, या हम कहें कि कैटायन जो हमारा ये पूरा सी क्लाउड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन के फ्लो के बीच में रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कैटायन इन सी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमारा कैटायन है वो सी मतलब कहता है सागर ना, तो ये हमारा कैटायन इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन के सागर के बीच में कैटायन रहता है, यानी कि फ्लो के बीच में ये रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोवैलेंट की। तो यहाँ पे हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या रहेगा, एटम रहेगा। और बात करते हैं अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा मॉलिक्यूल, यहाँ पे एटम, यहाँ पे कैटायन इन इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन के बीच में यहाँ पे आयन। तो ये हमारा हुआ पहला कंपैरेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीज़ आप भी मेरे साथ लिखते चलिए। फिर हम बात करते हैं अगर दूसरे प्रॉपर्टी की, तो इसमें से कोई डाउट तो होगा नहीं आपको। दूसरी प्रॉपर्टी बात करें तो बॉन्डिंग की, कि बॉन्डिंग नेचर कैसे होता है। तो मोस्टली चीज़ें आप जानते हैं लेकिन एक्सप्लेन करना है। अब आयनिक सॉलिड है तो मैंने बताया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक, यार कैटायन है और एनायन है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। या हम इसी को कह सकते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। क्लियर, ये चीज़ हो गई। फिर हम अगर बात करें कि मेटालिक सॉलिड में किस टाइप का बॉन्ड, तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड आप लोग पढ़े होंगे ना, मेटालिक बॉन्ड क्लास 11th में। फिर हम बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा, तो ये नो डाउट यही होगा। बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो इसमें हमारा क्या रहता है, वांडर वाल।
फोर्स। क्लियर, ये हमारा हुआ सेकंड प्रॉपर्टी। एक चीज आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ने तो बताया नहीं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के होते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड आल्सो क्लासिफाइड इन 3 पार्ट, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। और एक चीज और, ये मैं जो आपको डाटा दे रहा हूं, ये मैं आपको कॉमन डाटा दे रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो बहुत सारे हैं। अब आप कहें सर कि मैंने एक मॉलिक्यूलर सॉलिड देखा, उसमें वंडरवाल फोर्स नहीं था, तो ऐसा हो सकता है। एक्सेप्शनल केस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक नॉर्मलाइज कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ होगा तो आप लोग ठीक है जाने रहिएगा, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, तो हम ले रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या ले रहे हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी MP एंड BP। ठीक है, अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड की, तो इतने बढ़िया इंटरेक्शन से ये बधे रहते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। आप जानते हैं ना, हमारा साल्ट होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाई। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि मेटालिक सॉलिड की। तो यार एक मेटल को मेल्ट करना कितना मुश्किल आपको पता है ना, तो इसमें भी हमारा हाई होगा। ठीक है ना। बात करते हैं अगर हम कोवैलेंट सॉलिड की, तो कोवैलेंट सॉलिड बोले तो डायमंड। अब उसको मेल्ट करना कितना आसान है आप समझ सकते हैं, कितना आसान है, बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे लगता है कि टफेस्ट है। तो इसके लिए हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, वेरी हाई। ठीक है, बात करें अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, मॉलिक्यूलर साइड में हमारा वाटर हो गया, CO2 हो गया और इसी टाइप के सब्सटेंस, तो ये थोड़ा सा लो होता है इन कंपैरिजन टू, लो होता है इन कंपैरिजन टू इन सब के। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। आप एक काम करिए, इसको भी लिखते चलिए मेरे साथ। फिर हम बात करते हैं हमारी चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी हम क्या लेते हैं, चौथी प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं कि इसका फिजिकल नेचर कैसे होता है, यानी कि हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं। फिजिकल नेचर की बात हम कर ले रहे हैं। तो यार देखो, जो हमारा आयनिक सॉलिड होता है ना, ये जो हमारा आयनिक सॉलिड होता है, ये हमारा हार्ड होता है, ये हमारा हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है। ये हमारा हार्ड होता है बट ब्रिटल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा जो मेटालिक सॉलिड होता है। तो मेटालिक सॉलिड तो आप देखे ही हैं, हार्ड तो हमारा होता ही है, साथ में मेटल में और क्या, ये मेटल को हम खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि मेटल में हमारी और कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल जो हमारी होती है ये हार्ड तो होती है, साथ में डक्टाइल नेचर। डक्टाइल क्या, अब आपको मैंने बताया ना कि मेटल को हम खींच के काफ़ी लंबा कर सकते हैं। आपने नॉर्मली यूज़ किया होगा, मेटल के हमारे जो आते हैं ना, मेटल के वायर आते हैं, तो देखो खींच सकते हैं हम। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, हाँ हार्ड तो होती है। अब हम बात करते हैं कि कोवैलेंट सॉलिड की, तो ये भी हमारी हार्ड ही होती है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट होती है। अब डायमंड को आप जानते हैं हार्ड होती है ना। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो ये हमारी सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये हमारी सॉफ्ट होती है। तो ये हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। तो ये हमारी 4 कंपैरेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो हम 5वीं यहाँ पे कर ले रहे हैं। जो हमारी 5वीं प्रॉपर्टी होगी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, कंडक्टर या कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हम लिख दे रहे हैं, या कंडक्टिविटी। ठीक है, आप भी अपने कॉपी में लिखिए कंडक्टिविटी। तो यार देखो, जो हमारा आयनिक सॉलिड होता है इसमें कंडक्टिविटी अच्छी होती है, यानी कि ये गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्लो आराम से होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़, ये सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर्स नहीं होते, ये मोल्टन स्टेज में कंडक्टर्स होते हैं। मोल्टन स्टेज क्या है, सॉलिड फॉर्म, यानी कि सॉलिड फॉर्म में नहीं है, यानी कि सॉलिड फॉर्म बोले तो NaCl अगर ऐसे है तो इसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी। बट अगर ये मोल्टन फॉर्म में हो जाए, यानी कि मोल्टन स्टेज, यानी कि Na++Cl-, अब यहाँ पे ये कंडक्टेंस है, कंडक्टर है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा गया कि क्या आयनिक सॉलिड हमारा सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर है, नहीं नहीं, ये मोल्टन फॉर्म में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। तो मेटल, यार मेटल तो इलेक्ट्रिक का बहुत ही अच्छा कंडक्टेंस है, आप जानते ही हैं। तो इसमें लिख दीजिए आराम से, क्या लिखेंगे आप, सॉलिड एंड मोल्टन, दोनों फॉर्म में ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है ना। फिर हम बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड की। कोवैलेंट सॉलिड जो हमारा होता है, ये जो है ये लो कंडक्टर होता है। ठीक है, ये हमारा लो कंडक्टर होता है, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एक चीज़, हाँ अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी, तो इसमें आप लिख लीजिए हाईएस्ट।
किसमें, मेटालिक में। ये आपको भी पता है सबसे ज़्यादा मेटल यानी जितने वायर हमारे बनते हैं कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा उसी में पाई जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो ये मोस्टली इंसुलेटर होते हैं और अगर थोड़ा बहुत कंडक्टर हैं भी तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंपैरेटिव स्टडी एक तैयार हुआ किसके बीच में, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप नोट करते रहिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल आपको एक अच्छे से दे रहे हैं, वैसे तो हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया लेकिन फिर से हम दे रहे हैं। ये बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक सॉलिड हमारा क्या होता है। NaCl, CHCl यानी सीजियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जितने भी ऐसे टाइप के हमारे कैटायन और एनायन मिलके बनाते हैं ऐसे सॉलिड को हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और आपको एक चीज बता दूं, हमको जो इस चैप्टर में मोस्टली पढ़ना है वो आयनिक सॉलिड को एक्सप्लेन करना बहुत ही अच्छे से क्रिस्टलैटिक में। फिर हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल, तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी टाइप के हमारे मेटल होते हैं जिनका यूज वायर फॉर्मेशन में होता है, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं, मेटालिक सॉलिड में। बात करते हैं अगर कोवैलेंट सॉलिड की, तो कोवैलेंट कंपाउंड बोले तो ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया हमारा, और बहुत सारे कंपाउंड है जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जैसे HCl हमारा हो सकता है ना। तो ये सब हमारे क्या होगी, कोवैलेंट सॉलिड, बट HCl नहीं होगा क्योंकि वो मॉलिक्यूलर में आएगा। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर में CO2, H2O, S8, P5 etc ये सब हमारे किसमें आएंगे, ये हमारे फास्फोरस, ये पेंटामॉलिक्यूल है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ये ऑक्टा मॉलिक्यूल है। तो ये सब हमारे किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब मैंने आपको बताया ना कि मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 टाइप के, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड सेकंड पार्ट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड पार्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इसमें 3 टाइप के बॉन्ड, उनके बेसिस पे इनको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बात करें अगर नॉन पोलर की, तो सबसे पहले एग्जांपल देना है, आप लिखते हुए चलिएगा। एग्जांपल देखिए, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2I2 etc यानी कि ऐसे सॉलिड जिनके बीच में नॉन पोलर कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड हो, या हम कहें कि नॉन पोलरिटी हो जिनमें, ऐसे सॉलिड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो HCl हो गया। अब HCl कैसे पोलर है, ये HCl को यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एक प्रकार से पोलर हमारा हो गया। तो इसमें HCl सॉलिड हो गया, NH3 आ गया। फिर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो H2O में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो H2O आइस का फॉर्मेशन करता है, तो ये हमारा हो गया किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिस्टिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से अट्रैक्शन, कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर बात करें नॉन पोलर में, तो इसमें हमारे लंदन फोर्स पाए जाते हैं, एक अलग टाइप का फोर्स है, ये आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो फिर अभी एक एक बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर हम दूसरी बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, पोलर में हमारे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है आपको पता ही है, NOF यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच बने बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, तो इस टाइप के इसमें पाया जाता है। अगर हम बात करें नेचर की, तो ये नॉन पोलर हमारा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सॉफ्ट होता है, पोलर ये भी सॉफ्ट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड यानी आइस हमारा थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये चीज हो गई, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या आप लिखते चलिए। बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो सभी इंसुलेटर हैं, किसी में भी कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती है, आप जान लीजिए। फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका वेरी लो होता है नॉन पोलर का, इसका भी वेरी लो होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें पाए जाते हैं उसका लो होता है, वेरी लो नहीं, लो होता है। तो ये हमने कंपैरेटिव एक चार्ट देखा कि नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड के क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो यहाँ से हमने एक पूरा ये कंपैरेटिव स्टडी कंप्लीट की कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 4 टाइप, और चारों टाइप पढ़ा। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, वो तीनों पार्ट पढ़े। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैटिस, क्रिस्टल एंड यूनिट सेल। बात करें अगर हमारा कि लैटिस क्या होता है या क्रिस्टल क्या होता है, तो नॉर्मली आप एक इमेजिनेशन करिएगा, जो हम बोलते जा रहे हैं फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। होता क्या है कि जैसे अगर हम कहें कि कोई भी चीज़ है रेगुलर अरेंज हो, और किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में, यानी 3 डायमेंशनल फॉर्म में रेगुलर अरेंजमेंट हो। अब कोई भी चीज़ मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंट हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, तो इसकी एक सिंपल सी डिफिनेशन क्या होगी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम, मॉलिक्यूल और आयन इन 3 डायमेंशनल फॉर्म इज कॉल्ड क्रिस्टल और लैटिस। तो आप इसकी सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए, फिर ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से आपको आएगी। देखिए क्या होगी, लैटिस, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल। देखिए इसकी डिफिनेशन आप भी लिखिए, रेगुलर अरेंजमेंट
ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारा क्या क्या हो सकता है, हमारा हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ठीक है। यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D फॉर्म, किस फॉर्म में हो, 3D, 3 डायमेंशनल फॉर्म में हो, इज कॉल्ड लैटिस। देखिए कितनी इजी डिफिनीशन है। इसकी एक डिफिनीशन हम और आपको बता रहे हैं। होता क्या है ना कि जैसे ये हमारा मान लीजिए एक एटम है, तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। तो जब हम किसी सब्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट को दिखाते हैं ना, तो हम पॉइंट द्वारा दिखाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट, जो कि ये दिखाता है कि ये एक फिक्स पोजीशन पे है। तो हम जो भी अपना अरेंजमेंट देखेंगे वो पॉइंट के बेस पे देखेंगे। अगर हम पॉइंट को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि, या हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल, आयन और एटम आर अरेंज्ड इन फिक्स पोजीशन, यानी कि ये अरेंज रहते हैं एक फिक्स पोजीशन पे, which इज कॉल्ड या which इज डिनोटेड बाई पॉइंट। इसको हम पॉइंट से दिखा सकते हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इसी को हम लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। यानी कि एक डिफिनीशन हम और दे सकते हैं जो कई सारे बुक में आपको मिलेगा। वो क्या मिलेगा, डिफिनीशन यहाँ पे और करके हम दे रहे हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D फॉर्म। अब ये कहीं तक भी हो सकता है अरेंजमेंट काफ़ी लंबा हो, क्रिस्टल बड़ा हो, इज कॉल्ड लैटिस। तो क्लियर हुआ लैटिस क्या है। और अच्छे से क्लियर करना है तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी। उस इमेज में आप देखिए कि कैसे अगर हमको कई सारी गेंद को अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक गेंद, देखिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, आपको जो दिख रहा है वो देखते रहिए। लेकिन हो सकता है जैसे हमारे पास एक गेंद है, ये एक गेंद है, ये हमारी दूसरी गेंद, ये तीसरी गेंद है, हम क्या इसमें 10 गेंद को अरेंज करना है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे, यानी कि ये हमारी लगभग 10, ये हमारी 9 और ये एक 10, 10 गेंद को अरेंज करना आप ऐसे करेंगे। एक ये तरीका हो गया जिसमें काफ़ी सारा गैप होगा। और एक दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि 1 2 3 और इनके बीच में 4 5, इनके बीच में 6, फिर यहाँ पे 7 8 9 10, इनके बीच में कम स्पेस है, आप देखेंगे इनके बीच में ज़्यादा। यानी कि 2 पॉइंट के बीच में अगर एक पॉइंट रखें तो हमारी पैकिंग इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अब पैकिंग इफिशियंसी क्या है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। तो यानी कि जो हमारा पॉइंट होता है क्रिस्टल में, वो 2 पॉइंट के बीच में एक रहेगा। तो ऐसे हमारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमको क्रिस्टल फॉर्मेशन दिखाना है तो हम आपको यहाँ पे इसको रफ करके आपको दिखाते हैं कैसे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कि पॉइंट से डिनोट करेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, और क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल फॉर्मेशन में, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तीसरा पॉइंट हमारा ये, आप भी अपने कॉपी में बनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इमेजिनेशन है टोटल। चौथा पॉइंट हमारा ये है। तो चौथा पॉइंट मैंने कहा कि ना, जो अगला हमारा वो पॉइंट होगा वो 2 पॉइंट के बीच में होगा तो पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे एक हमने कर दिया, फिर हमने यहाँ पे कर दिया, देखते रहिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा यहाँ पे कर दिया, फिर अगला फिर इसके नीचे जस्ट कर दिया, फिर इसके नीचे हमने कर दिया, फिर ये इसके नीचे पॉइंट कर दिया, इसके नीचे फिर से पॉइंट कर दिया, और अगेन हम फिर ये करते हैं। क्योंकि अभी ये अगेन अगेन इसलिए होगा क्योंकि हमारा क्रिस्टल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये हमारे पॉइंट अगेन अगेन रिपीट होंगे। अब देखिए ये हमारा क्रिस्टल फॉर्मेशन। आप कहेंगे सर ये कैसा क्रिस्टल, हम दिखा रहे हैं आपको ना, ये कैसे आपको मिला रहे हैं। देखिए ये इससे मिला दीजिए, ठीक है, ये हमारा इससे मिला दीजिए, ये इससे मिला दीजिए, ये इससे मिला दीजिए, ये इससे मिला दीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने मिलाई। फिर हम कहेंगे कि ये यहाँ से मिला दीजिए, ये यहाँ से मिला दीजिए, ये यहाँ से मिला दीजिए। और अगर इसी के जस्ट इधर भी हमें एक पॉइंट बना दे, ये पॉइंट होगा ना इसी के सामने, क्योंकि ये ऊपर है तो ये बीच में आएगा, तो ये यहाँ से मिला दिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे कर दिए, इसको यहाँ से मिला दिए। अब ये पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आएगा हमारा, और इसको यहाँ से मिला दिए ऐसे और ये ऐसे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक क्यूबिक फॉर्म बन गया। अगर इसी चेन को आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से
और आफ्टर दिस यहाँ से ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, आपको कुछ लग रहा है ये क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है ना। फिर इसी टाइप से हम इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से मिला दिए, ये एक क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये एक लैटिस बना ना। तो ऐसे हमारा लैटिस फॉर्मेशन होता है, यानी कि पॉइंट रेगुलर अरेंजमेंट में आप देख लीजिए, ये जो हमारे पॉइंट है रेगुलर अरेंजमेंट में और 3 डायमेंशनल है, यानी कि 3D फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ क्या हो गया, क्रिस्टल या लैटिस। अब क्वेश्चन बनता है कि यूनिट सेल क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट सेल, एक बात बताओ, हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो कई सारे सेल से मिलकर नहीं, लाखों सेल से मिलकर बना है। तो अगर हम कहें हमारी बॉडी का जो यूनिट क्या है, सेल है। अगर एक दीवार की बात करते हैं तो कई सारे ईंट यानी ब्रिक्स मिलकर बने हैं, तो वो हमारी वो दीवार का क्या हो गया, यूनिट हो गया। उसी प्रकार एक क्रिस्टल के फॉर्मेशन में कई सारे पॉइंट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि रिपीटिंग यूनिट होती है एक लैटिस फॉर्मेशन में। तो वही जो रिपीटिंग यूनिट होती है अगेन एंड अगेन जो रिपीट होती है इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट व्हिच इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो अगर आपसे कहें डिफिनीशन लिखने की तो आप खुद से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट ऑफ लैटिस, किसी लैटिस की रिपीटिंग यूनिट which is arranged in 3D form, which is arranged in 3D form, 3D मतलब 3 डायमेंशनल फॉर्म, कॉल्ड यूनिट सेल। ये इसकी एक सबसे सिंपल सी डिफिनीशन हुई जो कि आप भी लिख सकते हैं। क्या, रिपीटिंग, रिपीटिंग यहाँ पे कैपिटल आर कर दीजिए, रिपीटिंग यूनिट ऑफ लैटिस व्हिच इज अरेंज इन 3D फॉर्म इज कॉल्ड यूनिट सेल। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमारा पूरा लैटिस है, यहाँ पे एक यूनिट की बात करें तो एक क्यूबिक हमारा, ये देखिएगा इसको थोड़ा सा हम मोटा कर दे रहे हैं क्योंकि अब कलर मार्कर तो है नहीं आपको समझाने के लिए। तो ये जितना हमारा बन रहा है ये पूरा हमारा एक यूनिट होगा इस क्रिस्टल में। भी ये क्रिस्टल बहुत बड़ा है, हम तो आपको छोटे में दिखाए हैं, यानी कि ये लाइन थोड़ी सी मोटी कर दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि ये जो हमारी जो डार्क है, ये पूरी जो हम मोटा मोटा बना रहे हैं, ये हमारी पूरी, यानी कि ये हमारी पूरी एक यूनिट हो गई जो हम डार्क बनाए हैं, यानी ये हमारी पूरी क्या हो गई, एक यूनिट हो गई। यानी कि रिपीटिंग यूनिट जो अगेन एंड अगेन रिपीट होके एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करे व्हिच इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये हमारी यूनिट सेल की डिफिनीशन हो गई। आप इसको नोट डाउन करिए, हम एक और डिफिनीशन लिखाएंगे और फिर उसके बाद इसके पैरामीटर को एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट सेल की डिफिनीशन हमने देखी, डायग्राम देखा। अगर हम बात करें क्रिस्टल कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। एक क्रिस्टल बहुत ज़्यादा, यानी कि उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा यूनिट सेल को कंसिस्ट किया। जैसे हमारी बॉडी है, अब सेल हम काउंट नहीं कर सकते, उसी टाइप से क्रिस्टल में बहुत सारी यूनिट सेल कंसिस्ट हो सकती है। यूनिट सेल कंसिस्ट ऑल प्रॉपर्टी व्हिच इज फाउंड इन लैटिस। जो प्रॉपर्टी इन पूरी लैटिस में पाई जाएगी वो सभी प्रॉपर्टी एक अकेले यूनिट सेल में भी दिखेगी। यानी कि एक यूनिट सेल के बेस पे हम पूरे क्रिस्टल का क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और इसीलिए अभी हम आगे आपको दिखाएंगे NaCl, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, इन सब की स्टडी हम करेंगे। फिर हम बात करते हैं अगर कि यूनिट सेल का पैरामीटर, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा 1 नंबर 2 नंबर में आता है। तो अगर हम बात करें कि अब यूनिट सेल कई सारे क्यूबिक है और कुछ ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन हम क्यूबिक के लिए पैरामीटर आपको दिखा रहे हैं यूनिट सेल। सबसे पहले तो एक यूनिट सेल हम बना रहे हैं, आप भी मेरे साथ बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है बनाना इसको। ये देखिए, ये हमने एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, एक यूनिट सेल। अगर हम आपसे कहें कि ये जो हमारा है ये Z एक्सिस है और ये जो हमारा ये Y एक्सिस है और ये जो हमारा है X, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसी को भी कोई एक्सिस मान लें। फिर हम कहें कि ये जो होते हैं ये सब 90 एंगल पे होते हैं, यानी कि ये सीधी सी बात 90 पे रहेंगे, ठीक है। या ज़रूरी नहीं कि 90 पे हो, कुछ और भी हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ क्यूबिक में ये 90 पे होते हैं। अब देखिए, इस एंगल को हम अल्फा कह दें, इस एंगल को बीटा, इस एंगल को गामा, इसको हम A कह दें, इसको B कह दें, C। तो जो इसका पैरामीटर होगा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि A बराबर B बराबर C इन फॉर्म ऑफ क्यूबिक अगर है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी कि ये इसका पैरामीटर, ये 6 ऐसे डिजिट है या 6 ऐसे इंडिकेशन है जो इसके पैरामीटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल की पैरामीटर एक्सप्लेनेशन आए तो आप ये डायग्राम देके ये कर सकते हैं। तो ये यूनिट सेल का पैरामीटर है। तो आज हमने पढ़ा कि यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है और क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा टाइप ऑफ यूनिट सेल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड also your competitive
एग्जाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें कि आप ये सारी चीज़ें पढ़े और आपका क्वेश्चंस क्या है ऑफ द डे। जो आज का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, वहाँ से है, क्योंकि आज हमने इंटरेक्शन पढ़ा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, आयनिक फोर्स पढ़ा यानी आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवैलेंट पढ़ा, वान डेर वाल पढ़ा। तो आपको क्या करना है, अरेंज करना है कि कौन सा बॉन्ड यानी कि कौन से टाइप की बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। किसमें से हमारा पहला जो ऑप्शन है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हमारा है वान डेर वाल, तीसरा हमारा है आयनिक बॉन्ड, चौथा हमारा है कोवैलेंट बॉन्ड। यानी इनको आपको अरेंज करना है, या तो आप बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, व्हिच बॉन्ड कंसिस्ट हाईएस्ट स्ट्रेंथ, आप ये बताइए। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हमने इन टाइप के सॉलिड पढ़े और उनके बीच में इंटरेक्शन पढ़ा, कितने बढ़िया से एक दूसरे से बधे हुए होते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, ठीक है, आप इसको करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट। थैंक यू।